अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु प्याज की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई, आलू की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई पर जानकारी, हरियाणा में उगाई जाने वाली गेहूं की उन्नतशील किस्में, सब्जियों का राजा कहे जाने वाले आलू की खेती करके प्रदेश के किसान हर साल काफी लाभ कमाते हैं। और हमारे जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं या जिन्होंने आलू की फसल लगा रखी है, वो फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखें, इस पर संपूर्ण जानकारी के लिए आइए मिलते हैं सरोल चंबा की एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपा शर्मा से। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं आपको आलू की उन्नत खेती किस तरह से करें इस विषय पर बताऊंगी। इसकी उन्नत खेती के लिए हमें 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है, जिस पे कंदों का निर्माण होता है। और इसके बाद जब हम कंद की बात करते हैं तो हमें जो कंद का जो आकार है, हमें 20 से 25 ग्राम का कंद लगाना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। कंद से कंद की दूरी, जब हम दूरी की बात करते हैं तो हमें इसमें एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा एक कंद से दूसरे कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर हम किस्मों की बात करें तो इसमें सफ़ेद छिलके वाली किस्में जैसे कि कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, कुफरी बहार, ये ऐसी किस्में हैं जो 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लाल छिलके वाली किस्म की बात करें तो कुफरी लालिमा एक ऐसी किस्म है जो हमारी 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। अब अगर हम सिंचाई की बात करें तो अंकुरण के बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए और उसके 10-12 दिनों के अंतराल पर हमें आलू में पानी देना चाहिए। और पानी देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमारा आधी मेड़ तक ही होना चाहिए, पूरी मेड़ उसमें डूबी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारी जो आलू की उपज है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कंद निर्माण के समय आलू में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसी तरह से जब हमारा कंद तैयार हो जाता है उसके कम से कम 10 या 15 दिन पहले हमें आलू में पानी देना बंद कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि आलू का जो छिलका है वो कठोर हो जाता है और जब हम उसका भंडारण करते हैं तो वो हमें काफ़ी समय तक उसका भंडार गृह में रह सकता है। इसके बाद हमारी आती है आलू की निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करना हमारा एक विशेष कार्य है। इसमें हम जब आलू को सींचते हैं उसके बाद जब हमारी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाती है उस समय हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम पौधे की जब मिट्टी को हम ऊपर नीचे करते हैं उसमें वायु का संचार अधिक होता है और जो हमारा पौधा है उसको पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिससे हमारा पौधा जो है सेहतवान रहता है और हमारी जो उपज है वो अच्छी होती है। इसके लिए हमें क्या उपचार करना है कि हमें रीडोमिल MZ 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 बारी इसका 15 दिनों के अंतराल पे छिड़काव करना है।
और यदि फिर भी हमारी जो ये बीमारी है नियंत्रण में नहीं आती है तो हम इसके बाद इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10-10 दिनों के अंतराल पर 4 बारी छिड़काव करें, जिससे ये हमारी बीमारी जो है नियंत्रण में आ जाएगी और हमारी जो आलू की उपज है वो अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं खुदाई की। कच्चे आलू हम बुआई करने के 70 दिनों के बाद उसकी खुदाई कर सकते हैं और इसके लिए कुफरी चंद्रमुखी तथा कुफरी अशोका जो है वो उत्तम किस्में हैं। अन्यथा हमारी जो और किस्में हैं वो 90 से 110 दिनों के अंदर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जब हमने आलू का खुदाई करने के बाद उसका भंडारण करना है तो आलू को अच्छे से साफ से मिट्टी उसकी निकाल करके 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 90 से 95% उसमें आर्द्रता हो, उस भंडार कक्ष में हमें उन्हें रखना चाहिए ताकि हम आलू को लंबे समय तक भंडारित कर सकें। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और हमारे जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं उन्हें बुआई से पहले गेहूं की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो गेहूं की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SR वर्मा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जो है किसानों के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ विकसित की हैं अभी पिछले 2-3 साल में, और हमारी सबसे नई किस्म जो इसी साल जारी की गई है उसका नाम है WH1142, जो कि जिन किसानों के पास खाद और पानी की उपलब्धता कम है उन इलाकों के लिए उस किस्म का हमने जारी की है। उसका नाम है WH1142 और इसके अंदर आपकी जो है खाद की मात्रा जो आम हम 60 किलो करते हैं, इसके अंदर सिर्फ जो है 36 किलो नाइट्रोजन देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ सिर्फ 2 पानी, एक पानी 22 दिन के बाद और दूसरा पानी जो है 85 दिन के बाद आप अगर देंगे तो इस किस्म की पैदावार आपकी जो है 50 मन तक आसानी से आ सकती है। और उसके साथ साथ इसमें जो है तापमान बढ़ता है या जो है सूखा पड़ता है वो भी सहने की क्षमता इस किस्म के अंदर है। कोई भी वैरायटी अगर रिलीज होती है तो उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमेशा रहती है। अगर उसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं हो तो वो कोई भी किस्म जारी नहीं की जाती। इसके अंदर पीला रतुआ जो कि बहुत ही मुख्य बीमारी है एरिया की, और जो है गिरती भी नहीं है ये किस्म, इसमें ये भी खासियत है, और पीला रतुआ रोग के रोधी है। कोई उत्पादन क्षमता मैंने बता दिया कि 2 पानी आप लगाओगे 22 और 85 दिन के बाद, और थोड़ा एक आध जो बरसात का दौर भी कुछ हो जाए तो वैरायटी 50 से और जो है 55 मन तक पैदावार दे देती है। इसके अलावा एक वैरायटी हमारी पिछले 2 साल से चल रही है जो WH1105, उसका समय है कि अब नवंबर तक आप बो दें। ये भी किस्म ऐसी है जो पिछले 4 साल से पूरे भारतवर्ष में जो ट्रायल लगते हैं हमारे एडवांस ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें सबसे ज़्यादा पैदावार दे रही है। और उसके साथ साथ जो है पीला रतुआ तो इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं लगता, बहुत ही रोग रोधी है। और जो पैदावार भी इसने जो पंजाब में जो है 75 मन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार इस जो किस्म ने दी है। और सबसे खासियत इसकी ये है कि ये किस्म अगर आपने जो हमने अनुमोदित खाद की मात्राएं दी हों तो ये किस्म बिल्कुल भी खेत में नहीं गिरेगी। जैसे पिछले वर्ष खराब मौसम रहा था उसमें यही किस्म बची थी जो गिरने से बची थी, इसमें कोई लॉजिंग नहीं है। किसान भाइयों, गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर संपूर्ण जानकारी लेंगे कल के अन्नदाता कार्यक्रम में। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है।
देखा आपने? इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो किसान प्याज की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें पौध रोपाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को अमल में लाना बेहद जरूरी है, तभी आप फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो प्याज की रोपाई करते समय कौन कौन सी तकनीकों को अपनाना चाहिए, इस पर अपने अनुभवों को बता रही हैं हिमाचल प्रदेश की एक प्रगतिशील कृषिका गीता देवी। किसान भाइयों और बहनों, मैं गीता देवी जिला चंबा गांव देवला की निवासी हूँ। मेरे माता पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं और मैं भी उनके साथ यही काम करती हूँ। अभी हम अपने खेतों में प्याज के पौधों की रोपिंग कर रहे हैं। हमने प्याज की पनीरी 1 महीना पहले लगाई थी और अब पनीरी तैयार हो गई है और हम पनीरी से प्याज उखाड़कर मुख्य खेत में रोपित कर रहे हैं। प्याज के पौधों को रोपित करने से पहले हमने मुख्य खेत को हल से जोता, मिट्टी को अच्छी तरह से ऊपर नीचे किया। उसके बाद हमने जो घास फूस था उसको हमने कुदाली की मदद से अलग कर दिया और खेत को बिल्कुल साफ सुथरा किया। उसके बाद हमने खेत में अपने घर की देसी गोबर को पूरे खेत में अच्छी तरह से बिखेर दिया। हमने फिर एक बार फिर हल जोती और गोबर को अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स किया। उसके बाद हमने खेत में 5 बाय 5 स्क्वायर फुट के बेड बनाए और उनमें हम अब प्याज के पौधों को रोपित कर रहे हैं और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 इंच रख रहे हैं। पौधों को रोपित करने के बाद हम इसमें एक बार पानी की सिंचाई करते हैं और इसके बाद हफ्ते में लगभग 3-4 बार पानी की सिंचाई करते हैं। अगर बारिश आ जाए तो इसमें सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। मुख्य तौर पर हमारी कृषि मौसम पर ही निर्भर रहती है। इसके बाद इसमें खरपतवार निकलते हैं और इसकी हम गुड़ाई करते हैं। समय समय पर हम इसकी गुड़ाई करते रहते हैं। ये जो पौधे अभी हम रोपित कर रहे हैं ये 8 महीने मतलब मई जून में तैयार हो जाएंगे और इसके बाद हम इसको निकाल देंगे। इसकी बिजाई हमने 1 बीघा में की है और ये कोई 4-5 क्विंटल निकल जाएगा। कुछ हम अपने लिए रखते हैं और कुछ मार्केट में बेच देते हैं। इसकी खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक से। प्याज की उन्नत खेती के बारे में बताएंगे और ये समय भी बड़ा उपयुक्त है कि हम रबी में प्याज लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, सबसे पहली बात है कि हम रबी के लिए कौन कौन सी उपयुक्त किस्में हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे उपयुक्त किस्में एग्रीफाउंड लाइट रेड, दूसरी भीमा सुपर, इसके अलावा है नासिक 53 जिसे एन 53 भी कहते हैं, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा है अर्का कल्याण। इनमें से किसी भी एक किस्म का आप चुनाव करें और उससे उसकी बुवाई करें। ये सभी किस्में इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जगह आप चुन रहे हैं नर्सरी के लिए, तो उसमें सबसे उपयुक्त ये है कि ऐसी भूमि का चुनाव करें जो ऊंची हो, जो लगभग भूमि से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हो और हमेशा 3x1 मीटर की आपको क्यारियां बनाने की आवश्यकता है और इसके बाद लगभग 50 सेंटीमीटर बीच में जगह छोड़ दें। उसके बाद दोबारा दूसरी क्यारी बनाएं। जो आप भूमि तैयार कर रहे हैं नर्सरी के लिए उसमें पर्याप्त आपको खाद डालना है, गोबर का खाद। इसके अलावा 1 किलो अमोनियम सल्फेट आप मिला सकते हैं और उसके बाद आपको लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
और पौध से पौध लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको लकीरें खींचकर बुवाई पंक्ति में करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि डैम्पिंग ऑफ या कई बीमारियां नहीं आएंगी, उससे आप निजात पा सकते हैं। दूसरा, समय समय पर आपको फफूंदनाशी विशेष रूप से कार्बेंडाजिम 1 या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके पश्चात जैसे ही आपका पौध लगभग 45 से 2 महीने की हो, उस समय आप इसको निकाल कर जहाँ पर आपको लगाना है वो वहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसी भूमि का चुनाव करें जो बलुई दोमट हो, जिसमें पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ हो या ह्यूमस हो। ऐसी भूमि का हम चुनाव इसकी खेती के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें पानी नहीं भरता हो, अर्थात यदि पानी भरने की समस्या हो तो उसमें निकास की भी एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, खेत की तैयारी कैसे करनी है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आप जिस खेत का चुनाव करें वहाँ पर लगभग 2-3 जो मिट्टी पलटने वाले हल हैं उनसे जुताई करवाएं। उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चला के और पाटा लगा के उसको समतल कर देना चाहिए कि कोई ढेला वगैरह ना रहे। इसके लिए जरूरी ये है कि लगभग आपको 1 हेक्टेयर में या 5 बीघा के लिए लगभग 4 बैग यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी और लगभग 4 बैग ही आपको DAP की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा लगभग 2 से 2.25 बैग आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाई कि यूरिया को आपको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके देना है। लगभग आधी मात्रा आप जब आखिरी तैयारी करें उस समय डालें, और जैसे ही आपका 15 कह सकते हैं 20 से 25 दिन हो उसके पश्चात आप दूसरी डोज डालें, और जैसे 15-20 दिन बाद फिर पुनः आप तीसरी डोज डाल सकते हैं यूरिया। जैसे ही आपका पौध लगभग 45 से 2 महीने की हो उस समय आप इसको निकाल कर जहाँ पर आपको लगाना है वो वहाँ पर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि प्याज की बुआई में मजदूरी व मानव श्रम अधिक लगता है, अतः इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे प्याज ट्रांसप्लांटर की, जिसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इस हेतु 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर के साथ इस मशीन को अन्य कृषि यंत्रों की तरह ही जोड़ा जाता है। उसके उपरांत 12 मजदूरों को प्लांटर के पीछे बिठाकर बुआई की जाती है। मजदूर एक एक पौध को हॉपर अर्थात ओरणी में डालता जाता है, जिसमें पौध सीधे हल के पीछे जाकर गिरती है और इस प्रकार पौध की रोपाई हो जाती है। इसमें सावधानी के रूप में किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक्टर एक ही गति से चले, क्योंकि यदि गति में परिवर्तन होगा तो इसका सीधा असर पौध रोपण पर पड़ेगा। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच रखी जाती है तथा लाइन से लाइन की दूरी 5 इंच होती है तथा यह यंत्र एक बार में 12 लाइनों में बुआई का कार्य पूर्ण करता है, जबकि हाथ से बुआई करने पर पौधे व पंक्ति की दूरी उचित नहीं रखी जा सकती। जहां तक इस मशीन की उपलब्धता की बात है तो इस हेतु आप आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जो भुट्टा होता है वो अनिषेचित अवस्था में ही हम तोड़ लेते हैं। उसका सबसे बड़ा मानक ये होता है कि जैसे ही सिल्क निकले उसके 2 से 3 दिन के अंदर हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं। जबकि जो साधारण मक्का होता है उसमें हम भुट्टे को जब पूरी तरह से पक जाता है तब तोड़ते हैं और वो दाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो शिशु मक्का होता है इसका जो बाजार भाव है करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है साधारण मक्के की अपेक्षा। और जो मुख्य किस्में हैं वो HM4 है, HM4 जिसे कहते हैं, जो कि मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली से रिलीज्ड किस्म है। दूसरी विवेक, प्रकाश और BL 42 हैं, जिनका किसान भाई अपने खेत में शिशु मक्का उत्पादन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। भाइयों, जहाँ तक बेबी कॉर्न मक्के की बुआई की बात है तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदाओं तक सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका pH मान 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। ध्यान रहे कि जल निकास की उचित व्यवस्था भूमि में होनी चाहिए। भूमि का चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। आइए अब बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, मृदा में नमी, फसल बोने का उद्देश्य, बोने का समय तथा विधि आदि पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबी कॉर्न के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी फसल कम अवधि की होती है। इसके लिए औसत 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना उचित रहता है। इस प्रकार आपको प्रति हेक्टेयर 1,10,000 से 1,15,000 पौधे की संख्या प्राप्त हो जाती है। बुआई से पूर्व बीज को थीरम या कैप्टन नामक दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जैविक उपचार करें। इसके लिए एक्सोस्पाइरिलियम से बीज उपचार कर छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें। जैसे कि इसके रबी में भी लगाते हैं और खरीफ में भी लगाते हैं, किंतु दिसंबर और जनवरी के माह में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है तो इसका अंकुरण बहुत कम होता है। किंतु इसमें जो हम उर्वरक डालते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा आम मक्के की तरह ही होती है। और जो पौध से पौध की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखते हैं और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रखते हैं। तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष बची दूसरी मात्रा को नरमंजरी निकलते समय दिया जाता है। जैसे हमने खेत में शिशु मक्के की बुआई कर दी, उसके बाद जैसे ही हमें किसान भाइयों को उसमें जो है नरमंजरी दिखे उसे आधार से तोड़ देना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो भी पोषक तत्व नरमंजरी के विकास में जा रहे थे उनका मुड़ाव भुट्टे की तरफ हो जाता है तो हमें कम समय में ज़्यादा भुट्टे मिलते हैं। कि गुणवत्ता होती है वो भी नरमंजरी के तोड़ने के बाद बरकरार रहती है क्योंकि हमें इसमें अनिषेचित भुट्टा चाहिए। और समय समय पर किसान भाई निराई और गुड़ाई भी कर सकते हैं, उससे भी खरपतवार पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। आते हैं रसायन का प्रयोग भी करते हैं। रसायनों में मुख्य रसायन है एट्राजिन। 1.5 लीटर एट्राजिन 600 लीटर पानी में मिला करके बुआई के 3 दिन के भीतर ही उसका छिड़काव करते हैं। इससे जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मिर्ची की खेती और उसके कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पहले बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारियों सबसे पहले छाछिया रोग मिर्ची में काफ़ी जो नुकसान देते होता है। उसमें क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसके उपचार के लिए एक आती है बाजार में डायनोकैप या कैराथेन। फिर उसके बाद आती है एंथ्रोग्नोज।
छोटे छोटे काले रंग का धब्बा पत्तियों के ऊपर पड़ जाती है। इसका रोकथाम के लिए आती है मैंकोजेब, इसका इस्तेमाल करें। कीड़ों की बात किया जाए तो सबसे पहले कीड़े में थ्रिप्स है, थ्रिप्स हो गई, माइट हो गई, सफ़ेद मक्खी और हरा तिला, ये सब मक्खी, ये सब काफ़ी नुकसानदेह कीट है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले डायमिथोएड करके आती है दवा, उसको स्प्रे करने से आपको काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्ता युक्त पैदावार हेतु पॉली हाउस में टमाटर की सफल खेती। अधिक उपज के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से बीज बुआई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।